बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 11 मार्च है, दिन है जुमे का और साल 2022। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे जब से तहरीक के अदम एतमाद जमा हुई है। आप नाज़रीन वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान साहब को देखें, दूसरी जानिब आप अपोजिशन के लीडरान को देखें, शहबाज शरीफ को देखें, आसिफ अली ज़रदारी को देखें या मौलाना फजल रहमान को देखें। तमाम शख्सियात अपनी अपनी जगह पर, चाहे उनका ताल्लुक़ हुकूमत के साथ है, चाहे उनका ताल्लुक़ अपोजिशन के साथ है, तमाम शख्सियात आपको पुरएतमाद भी नज़र आएंगी और अपनी अपनी कामयाबी के वो दावे भी कर रहे होंगे। लेकिन हकीकत क्या है? आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने लोअर दीर में जलसे से खिताब किया। वहाँ उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी वो आप नाज़रीन ने ज़रूर देखी होगी। इसी तरह से यहाँ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ ने मीडिया के साथ गुफ्तगू की, वो भी बड़े ख़ास पुरएतमाद दिखाई दिए। उन्होंने भी अपनी कामयाबी का उसी तरह से दावा किया जिस तरीके से वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने लोअर दीर में जलसे से खिताब करते हुए अपनी कामयाबी का दावा किया। लेकिन नाज़रीन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि हकीकत क्या है? हकीकत नाज़रीन ये है कि जब से अपोजिशन ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक जमा कराई है, उस दिन से लेकर नाज़रीन आज के दिन तक हर गुज़रते लम्हे और हर गुज़रते दिन के साथ शहर इक़्तिदार के सियासी दर्जा हरारत में इजाफ़ा होने लगा है। यानी अगर इस बात को यूँ कहा जाए कि तहरीक के अदम एतमाद के समिट होने के बाद ख़बरों का फ़्लो इस कदर बढ़ चुका है कि हर लम्हे के बाद कोई नई डेवलपमेंट या कहानी में कोई नया ट्विस्ट देखने या सुनने को मिलता है। आज की अगर हम बात करें तो तहरीक के अदम एतमाद के हवाले से कई अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। उन कई अहम डेवलपमेंट्स में से 6 ख़बरें आज के इस प्रोग्राम में आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। 3 ख़बरों की जो हेडलाइंस हैं वो थंबनेल पे मैंने उनका जिक्र कर दिया है, लेकिन चूँकि मजमूई तौर पर 6 ख़बरों की तफसीलात आप नाज़रीन के साथ मैंने शेयर करनी है, तो वक्त की किल्लत को मद्देनज़र रखते हुए ख़बरों पर गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे। लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले यहाँ पर एक मुख्तसर सा वक्फ़ा लेते हैं। जैसे अज़ान ख़त्म होती है आप नाज़रीन की खिदमत में आएँगे और ख़बरों की तफसीलात पर आप नाज़रीन के साथ बात करेंगे। हाँ तो नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ 3 नए महाज़ खुले हैं, वफाकी वज़रा के बयानात आए हैं, इसी तरह से 3 ऑडियो लीक्स की बात की जा रही है। लेकिन सबसे पहले जो ख़बर आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ वो ख़बर ये है कि वो कौन सा रुकने कौमी असम्बली है जिसने तहरीक के अदम एतमाद के लिए शादी की तकरीब को मनसूख कर दिया है। ये नाज़रीन रुकने कौमी असम्बली हैं चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब। बहावल नगर से इनका ताल्लुक़ है। बहावल नगर से मुस्लिम नवाज़ के टिकट से ये रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। ये बताया जा रहा है कि इन्होंने तहरीक के अदम एतमाद की वजह से अपने बेटों की शादी की जो तकरीबात हैं उन्हें मनसूख कर दिया है। तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल किए जा चुके थे, लेकिन बताया जा रहा है कि नून लीग की जानिब से और अपोजिशन की तमाम जमातों की जानिब से अपने अपने रुकने कौमी असम्बली को ये डायरेक्शन जारी की गई हैं कि जब तक तहरीक के अदम एतमाद का जो मामला है वह मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँच जाता, तहरीक के अदम एतमाद का कोई नतीजा सामने नहीं आ जाता, तब तक हर रुकने कौमी असम्बली जो है वो इस्लामाबाद में मौजूद रहेगा। और चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब ने जब बताया अपनी पार्टी को कि उनके बेटों की शादी होने वाली है और उन्होंने तमाम इंतज़ामात भी मुकम्मल कर रखे हैं, लेकिन उन्हें यह कहा गया पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से, सदर शहबाज शरीफ की जानिब से, कि जो भी हो जब तक तहरीक के अदम एतमाद मुकम्मल नहीं हो जाती, इसका नतीजा सामने नहीं आ जाता, वोटिंग नहीं हो जाती, आप इन तमाम तकरीबात को, शादी के तमाम इंतज़ामात को मनसूख कर दें। जो भी आपने शादी करनी है, बेटे की करनी है, जिसकी भी करनी है, वो इस तरीके के अदम एतमाद के नतीजे के बाद जो है वो आप कर सकते हैं। तो एक तो डेवलपमेंट ये है। इसी के साथ साथ अताउल्लाह तारड़ साहब जिनके दादा का अभी चंद रोज़ पहले इंतकाल हुआ था, साबिक़ सदर रफ़ीक तारड़ का, उनके साथ कुछ MNA जो हैं वो मुस्लिम नवाज़ से जिनका ताल्लुक़ है वो उनके साथ अफसोस करने के लिए जाना चाहते थे। उन्हें भी जो है वो अताउल्लाह तारड़ के जो घर है लाहौर, वहाँ जाने से रोक दिया गया है। लेकिन बहरहाल ये ज़रूर बताया गया है कि तहरीक के अदम एतमाद के नंबर्स को पूरा रखने के लिए, नंबर गेम को पूरा रखने के लिए जो ग्रुप्स बनाए गए हैं, उन ग्रुप्स के जो सरबराहान हैं उनके नाम भी आपको बता देते हैं। राना तनवीर हुसैन, राना सनाउल्लाह, रोहेल असगर, सरदार इरफान और मोइन वट्टू, ख्वाजा आसिफ, नौशीन इफ्तिखार, इन्हें जो है वो मुख्तलिफ जो ग्रुप्स बनाए गए हैं नंबर गेम को पूरा रखने के लिए, उनका इन्हें हेड बनाया गया है। लेकिन ये तमाम जो लीडरान है ये शाहिद खाकान अब्बासी को रिपोर्ट करेंगे। अगली जो अहम खबर आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ वो ख़बर यह है कि MKM को भी यकीन दहानी करवा दी गई है। बड़ी अहम खबर है और ख़बर यह है कि जो MKM के लोग आपको खामोश नज़र आएंगे
जो कराची से अपने डेलीगेशन के साथ इस्लामाबाद में आए थे, आसिफ अली जरदारी के साथ मुलाकात की, फिर मौलाना फजल रहमान के साथ मुलाकात की, उसके बाद काफली के साथ मुलाकात की, काफलीक ने आसिफ अली जरदारी के साथ मुलाकात की। तो ख़बर यह है कि MKM के डेलीगेशन को ये यकीन दहानी कराई गई है कि आप सिंध में, ख़ास तौर पे कराची में, हैदराबाद में जो चाहते हैं वो आपको वफाक से, मरकज़ से, इमरान खान से नहीं मिल सकता। उन्हें यह कहा गया है कि आपको सिंध की हुकूमत में शामिल किया जाएगा, आपको वहाँ पर शमूलियत दी जाएगी, सिंध हुकूमत का हिस्सा बनाया जाएगा और आपके जितने भी मुतालबात हैं उन मुतालबात को पूरा किया जाएगा, आपके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। और ये कहा गया है जरदारी की जानिब से कि आप हमें तहरीक अदम एतमाद में सपोर्ट करें। इसके बाद MKM मुकम्मल तौर पर आपको खामोश नज़र आएगी। MKM का फ़ैसला क्या हो सकता है, इस खामोशी से आप नाज़रीन जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये दो ख़बरें आपके साथ हमने शेयर की। अब हम बात कर लेते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ कौन से 3 महाज़ खुले हैं। तो पहली खबर नाज़रीन ये है कि एक महाज़ खान साहब ने, 2 महाज़ खुद खान साहब ने अपने ख़िलाफ़ खोले हैं और एक महाज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ खोला गया है। एक महाज़ तो ये खोला है कि खान साहब आज लोअर दीर में जलसे से खिताब कर रहे थे और जलसे का आगाज़ खान साहब ने इस बात के साथ किया कि बाजवा साहब से अभी मेरी कुछ देर पहले बात हुई है, उन्होंने कहा है कि आपने मौलाना फजल रहमान को डीज़ल नहीं कहना। और फिर खान साहब ने कहा कि यहाँ पर तो लोग मौलाना फजल रहमान को डीज़ल कह रहे हैं, तो मैं किस तरह से लोगों को रोक सकता हूँ। इसके बाद वो अपनी तकरीर में बार बार जो है वो मौलाना फजल रहमान को डीज़ल पुकारते रहे। तो ये जो नसीहत, एक अच्छी नसीहत बाजवा साहब ने की थी, उस नसीहत को खान साहब ने किस तरह से अपने सियासी मुखालफिन के गुस्से के नीचे आज रौंद के रखा है, ये एक महाज़ खान साहब के लिए बन सकता है, क्योंकि एक अच्छी नसीहत की गई थी। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि अगर उनकी नसीहत को नज़रअंदाज किया जाए तो उसके फिर कंसिक्वेंस कहीं ना कहीं जाकर तो फिर फेस करना पड़ते हैं। दूसरी जो खबर है नाज़रीन वो ये है कि दूसरे जो महाज़ खान साहब ने खोला वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने जो ऑर्डीनेंस हुकूमत ने जारी किया था, उस ऑर्डीनेंस को उन्होंने एक तरीके से नज़रअंदाज किया है, मुस्तरद किया है और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब को, वज़रा को और जो सूबाई वज़ीर हैं उन्हें लोअर देर में कंपेन में जलसे में खिताब करने से रोका था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का ये कहना था कि नया कोड ऑफ कंडक्ट जो है बना दिया गया है, जिसमें जो अरकान पार्लिमान हैं वो तो इलेक्शन के कंपेन में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन जो वज़रा हैं या वज़ीर-ए-आज़म हैं वो हिस्सा नहीं ले सकते। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो कानून की हुक्मरानी की बात करते हैं, जो कहते हैं कि वो मुल्क में कानून की हुक्मरानी कायम करेंगे, आइन की बालादस्ती को कायम करेंगे, तो इलेक्शन कमीशन जिसके पास आर्टिकल 218 और 222 के तहत वसी अख्तियारात हैं, चाहे हुकूमत ऑर्डीनेंस भी जारी कर चुकी है, आज उस डायरेक्शन को जो एक आइनी इदारे ने जारी की थी उसे किस तरीके से खान साहब ने अपने पाँव के नीचे रौंदा है वो आपके सामने है। तो एक नया महाज खोला गया है। हो सकता है कि आइंदा आने वाले दिनों में इलेक्शन कमीशन की जानिब से इमरान खान साहब को इस वायलेशन के ऊपर, इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शन ना मानने पर कोई नोटिस जो है वो जारी किया जाए। अब कुछ जो सवाल पूछेंगे, जब हुकूमत ने ऑर्डीनेंस जारी कर दिया तो इलेक्शन कमीशन उस ऑर्डीनेंस को कैसे नज़रअंदाज कर सकता है। तो ये भी आपको बता दें कि आइन से बढ़ के कोई ऑर्डीनेंस या कोई कानून नहीं हो सकता। इसी तरह से कल के सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला है जिसमें यह कहा गया कि हंगामी हालत के बगैर कोई ऑर्डीनेंस जारी नहीं हो सकता, और अगर ऐसा ऑर्डीनेंस जारी किया जाएगा तो गवर्नर और सदर आइन से इनहराफ करेंगे। अब ये जो कोड ऑफ कंडक्ट का या फिर पीका तरमीम का ऑर्डीनेंस जारी किया गया, ये कब जारी किया गया? सेनेट का इजलास ख़त्म होता है उससे अगले दिन ये ऑर्डीनेंस जारी किया गया, तो ये हंगामी सूरत में जारी नहीं किए गए। और ये ऑर्डीनेंस आपके सामने है कि लाहौर अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज है, इनकी जो लीगैलिटी है, जो इसका स्टेटस है, इसके ऊपर मुकदमा जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। लेकिन जो तीसरा महाज खान साहब के ख़िलाफ़ पीपल्स पार्टी ने खोला है वो ये है कि अमानुल्लाह किनरानी, जो कि साबिक एडवोकेट जनरल बलूचिस्तान रह चुके हैं, साबिक यहाँ पर अपना सुप्रीम कोर्ट के सदर रह चुके हैं, उन्होंने बलूचिस्तान हाई कोर्ट में इमरान खान के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त दायर की है जिसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को मारने की धमकी दी है, जबकि आइन ये कहता है कि आर्टिकल 9 के तहत रियासत पाकिस्तान हर शहरी की जानो माल की हिफाजत की ज़िम्मेदार है। तो खान साहब ने आइन की वायलेशन की है, वज़ीर आज़म होते हुए एक साबिक सदर को मारने की धमकी दी है, बंदूक की नोक पर उसे रखने का उन्होंने बड़े मजमे में ऐलान किया है। तो ये उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की है, लिहाजा उन्हें जो हल्फ उन्होंने उठा रखा है उस हल्फ की खिलाफ वर्जी की वजह से इमरान खान साहब को उनके ओहदे से MNA की नशिस्त से बरतरफ किया जाए, नाअहल करार दिया जाए। अब देखते हैं कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट इस दरख्वास्त के ऊपर कब समाअत करते हैं। लेकिन लोअर तीर के जो जलसे में हुआ, खान साहब ने जरदारी को डाकू कहा, खान साहब ने मौलाना को डीज़ल कहा, शहबाज शरीफ को शहबाज शरीफ कहा। जैसे ये तमाम मुखालफिन के वो अलकाबात पुकार रहे थे, इसके बाद फौरी बाद खान साहब ने ये कहा कि मेरी जो कौम है
हमारी जो पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम है वो नहीं जानते कि सीरतुन नबी क्या है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है, उस पर किस तरह से चलना है, क्या हुक्म दिया गया है। यानी खान साहब एक तरफ खुद जरदारी को, मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ को बुरे अलकाबात से पुकार रहे थे, हमारे नबी ने तो किसी को बुरे अलकाबात से नहीं पुकारा था। और मुझे भी एक दोस्त ने आज निशानदेही की है कि मैंने फ़लाँ प्रोग्राम में किसी फ़लाँ बंदे को मालशिया पालशिया कहा है, गीला तीतर कहा है। मैं इससे आज के इस प्रोग्राम में आप तमाम नाज़रीन से माज़रत चाहता हूँ कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए और मैं आइंदा किसी को ऐसे बुरे अलकाबात से नहीं पुकारूँगा। तो खान साहब ने कहा कि हमारी 22 करोड़ अवाम जो है वो सीरतुन नबी को नहीं जानते। तो खान साहब कौन सी सीरतुन नबी का प्रचार कर रहे थे जब वो ज़रदारी को डाकू कह रहे थे, मौलाना को डीज़ल कह रहे थे और शहबाज शरीफ को वो शोबाज कह रहे थे, बूट पालशिया कह रहे थे। अच्छा, यहाँ पर मैं इमरान खान साहब की जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनकी जो मोहब्बत है उसका जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन ये जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा, ये जो कुछ भी किया जा रहा है, जो उस किस्म के बयानात दिए जा रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए है कि खान साहब अपनी कुर्सी को बचाना चाहते हैं। मैं दो मिसालें आप नाज़रीन के सामने रखूँगा कि खान साहब अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अभी आपने देखा कि लोअर देर के जलसे में खान साहब ने कहा कि मैं ना खुद झुकूँगा ना अपनी कौम को झुकाऊँगा। इससे पहले भी खान साहब ने जो मंडी बहाउद्दीन में जलसे से खिताब किया था या मेलसी में जलसे से खिताब किया था, इसी किस्म की बात करते हुए उन्होंने यूरोपीय यूनियन को ललकारा था। और ख़ान साहब का ये कहना था कि आप क्या समझते हैं कि हम आपके ग़ुलाम बन चुके हैं। तो बहुत सारे हमने यूट्यूबर पे देखा कि उन्होंने वाह वाह की, खूब जो है उस तकरीर के ऊपर खान साहब की तारीफ़ें की गई। मैं उनका बड़ा नाम नहीं ले रहा, लेकिन एक हकीकत से आप नाज़रीन को आश्कार करना चाहूँगा कि ठीक है आप खान साहब की तारीफ़ करें, लेकिन खान साहब के जो कौल व फ़ेल में, उनके जो कौल में तज़ाद नज़र आता है, उसकी भी एटलीस्ट जो है आपको निशानदेही ज़रूर करनी चाहिए, आपकी सहाफ़ती ज़िम्मेदारी में आते हैं। तो एक तरफ खान साहब ये कहते हैं कि यूरोपीय यूनियन को मैंने ललकारा है, हम उनके ग़ुलाम नहीं, उनके कहने पे कुछ नहीं करेंगे। तो जब तहरीक लब्बैक का लॉन्ग मार्च जो है वज़ीराबाद के मकाम पर मौजूद था, तो खान साहब से इस बात का तकाज़ा किया जा रहा था कि आप जो है जो फ़्रांस के सफ़ीर हैं, फ़्रांस के साथ ताल्लुकात को मुनक़ता कर दें, फ़्रांस के सफ़ीर को पाकिस्तान से बेदखल कर दिया जाए। तो खान साहब उसकी क्या तौजीह, क्या मंतक, क्या लॉजिक पेश करते थे, वो आप नाज़रीन तमाम देखने वालों को भूली नहीं होगी। खान साहब का ये कहना था कि अगर फ़्रांस के साथ हम ताल्लुकात को मुनक़ता कर दें, फ़्रांस के सफ़ीर को पाकिस्तान से जाने का कह दें, तो इसका हमें खमियाजा भुगतना पड़ेगा। हमारी जो ट्रेड है उसका ज़्यादा हिस्सा जो है वो यूरोपीय यूनियन के साथ है, उनके साथ हमारे अच्छे मुरासम है, यूरोप से हमें जो ज़र मुबादला है वो हमें मिलता है। तो ये पाकिस्तान के माली मफादात को भी हमने देखना है। तो एक तरफ तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नामूस के लिए आ रहे थे कि फ़्रांस में उनके खाके बनाए गए हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती की गई है, तो वो लोग फ़्रांस के लोगों के साथ ताल्लुकात मुनक़ता करने और फ़्रांस के सफ़ीर को बेदखल करने की बात कर रहे थे। लेकिन खान साहब उस वक्त ये तौजीह पेश कर रहे थे कि नामूस रिसालत के नाम के ऊपर हम यूरोपीय यूनियन के साथ, जो कि फ़्रांस उन तमाम यूरोपीय यूनियन के ममालिक का लीडर है, उनके साथ ताल्लुकात को ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन जब अपनी बारी आती है, जब अपनी कुर्सी की बारी आती है, तो खान साहब ये कहते हैं कि हम उनके ग़ुलाम नहीं, मैं अपनी कौम को भी नहीं झुकाऊँगा, ख़ुद भी नहीं झुकूँगा। लेकिन साथ हम ये भी देख रहे हैं कि वो तमाम गद्दार लोग, वो तमाम बेवफा लोग, वो तमाम अरकान कौमी असम्बली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफ़ादारियों को छोड़ के अपोजिशन के साथ अपनी वफ़ादारियों के जो है वो वादे कर चुके हैं, वईदे कर चुके हैं, अब उन्हें दोबारा ख़रीदा जा रहा है। अब उन्हें दोबारा अपने साथ मिलाने के लिए ताकि कुर्सी बच जाए, ये इनकी कोशिशें की जा रही हैं। क्या इसे झुकना नहीं कहा जाएगा? क्या इसे सरेंडर नहीं कहा जाएगा? क्या इसे यूटर नहीं क्या कहा जाएगा? ये फ़ैसला मैं आप नाज़रीन पे छोड़ता हूँ। अगले प्रोग्राम में हम बात करेंगे, जो ख़बर रह गई है कि 4 वफाकी वज़रा और 3 ऑडियो लीक का मामला क्या है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और एक बड़ी अहम खबर भी अगले प्रोग्राम में आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।